नीता, ओ नीता, जाने क्या सीख कर आई है अपने घर से। हमने तो कभी सास ससुर और दो देवर और जेठ के इतने बड़े परिवार में आराम करके नहीं जाना। ये महारानी इतने से काम के लिए भी मुंह बनाती है। ननद आई है, बैठी है, ये नहीं कि चाय पानी देख ले आकर। ड्राइंग रूम से ही आवाज लगा रही सुजाता जी ने बड़बड़ाने के अंदाज में कहा। पास में बैठे ससुर रघुनाथ जी ने कहा, अरे मुंह क्यों बनाती हो, उसके दिन चल रहे हैं, आ जाएगी, उठकर इतनी भी जल्दी क्या है। और कामिनी को भी उसकी हालत पता है। वही बैठी कामिनी ने कहा, मम्मी सच तो ये है कि ये पहली औरत नहीं है जो माँ बनने वाली है। कुछ ज्यादा ही नखरे हैं इसके तो। सुजाता जी अपने पति की तरफ देखते हुए बोली, बस क्या कहें, तेरे पापा तो जब देखो उसके ही हिमायत बने रहते हैं। तभी नीता अंदर से निकल कर आई और कामिनी को देखते ही पैर छूने चली तो ससुर जी ने कहा, अरे कामिनी, तुम मना नहीं कर सकती क्या। इस अवस्था में झुकना नहीं चाहिए। माँ बेटी दोनों रघुनाथ जी की तरफ गुस्से से देखने लगी। नीता किचन में चली गई और पानी के आई। कामिनी ने कहा, बस बस रहने दो पानी, वो तो माँ ने पिला दिया, वरना तुम्हारा इंतजार करती तो प्यासी मर जाती। रघुनाथ जी ने कहा, सुजाता, तुम्हारे हाथ के जायदे खाए हुए बड़े दिन हो गए, आज कामिनी आई है तो खिला दो। सुजाता जी उन्हें घूरने लगी। कामिनी ने कहा, मुझे तो भाभी के हाथ के समोसे खाने हैं, भाभी खिला रही हो क्या। सुजाता ने तभी कहा, अनीता, संजय भी ऑफिस से आता ही होगा, उसके लिए भी चाय समोसे बना लो। अनीता धीरे धीरे चलकर किचन में चली गई। बेचारी नीता ऐसी हालत में भी ननद की डिमांड पर समोसे की तैयारी करने लगी थी। आधे घंटे में ही संजय भी घर आ गया। उसने घर में घुसते ही कहा, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है। सुजाता जी ने तुरंत कहा, आज कामिनी आई है ना, तो समोसे खाने का मन हो गया इसका। नीता अच्छे बनाती है तो उसी से कह दिया, तू फ्रेश होकर आ, फिर सब साथ में खाएंगे। संजय ये सुनते ही जल्दी से बाथरूम में चला गया और सुजाता जी रसोई में चली गई। जैसा कि संजय के आने पर वो रोज करती थी, उसके सामने दिखाकर काम करना और नीता को कामचोर दिखाना ही उनकी आदत थी। कामिनी बैठकर अपने पापा से बात करने लगी। सुजाता जी ने किचन में जाकर नीता से कहा, हाथों में मेहंदी लगी है क्या, इतनी धीरे धीरे करेगी तो कल तक बनेंगे समोसे। बाहर कामिनी को भूख लगी है और संजय भी आ चुका है, तेरे समोसे ही नहीं बने हैं। नीता ने जल्दी जल्दी हाथ चलाकर कहा, मम्मी जी बस तलना बाकी है, तैयारी हो गई है। सुजाता जी कुछ देर बाद समोसे बाहर लाई और संजय को आवाज लगाते हुए बोली, संजय कहाँ है, आजा, देख चाय भी बन गई है। कामिनी ने कहा, वाह, बस मम्मी अब दे दो खाने को। कामिनी समोसे पर टूट पड़ी थी और रघुनाथ जी से भी रुका नहीं गया। संजय भी बाहर आ गया और बोला, अरे मेरा इंतजार भी नहीं किया दीदी। उसने जल्दी से समोसा उठाकर खाया तो बोला, अरे वाह। नीता का भी जवाब नहीं। तभी नीता किचन से प्लेट में गर्मा गर्म समोसे लेकर आई तो संजय ने नीता से भी कहा, वाह नीता, क्या समोसे बनाए हैं तुमने। नीता तुम भी आ जाओ, साथ में खाते हैं। लेकिन सुजाता जी ने कहा, अरे ये नहीं खा सकती समोसे, इसकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। दोपहर ही तो उल्टी हुई थी। नीता का भी समोसे खाने का कितना मन था, लेकिन सास के मना करते ही उसका चेहरा उतर गया। रघुनाथ जी ने कहा, अरे ये सब तो चलता ही रहता है, अगर उसका मन है तो खाने दो थोड़ा सा। नीता बेटा आजा तू भी। लेकिन सास ने नीता को आंख दिखाई और कहा, कल को कुछ हो गया ना तो सब झट से कह देंगे कि सास ने ख्याल नहीं रखा। सास का नाम जरा देर में बदनाम हो जाएगा। तभी कामिनी ने भी कहा, मम्मी सही कह रही हो, मैंने तो बहुत परहेज किया था, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं खाई थी। सब बातें कर रहे थे मगर नीता का मन और उदासी को कोई नहीं समझ पाया। शादी को 1 साल हो गया था, कुछ महीने ही हुए थे और नीता अब माँ बनने वाली थी। 4 महीने हो चुके थे, पढ़ने की उम्र में ही शादी कर दी गई। वो पहले पढ़ाई पूरी करना चाहती थी मगर घर वालों ने साथ नहीं दिया और अच्छा रिश्ता मिलते ही गठबंधन कर दिया।
यूं तो शादी से पहले संजय ने कहा भी था कि बाद में पढ़ाई पूरी कर लेना, लेकिन शादी होते ही सारे वादे भूल गया और नीता पर घर का काम और सबकी जिम्मेदारी आ गई। सास के पास उसे बताने के लिए इतने काम थे कि बेचारी को सांस ही ना आती थी। इस घर में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। ससुर जी बहू की परेशानी समझते थे, मगर सुजाता जी को बहू का ससुर से बात करना पसंद ही ना था। जब भी वो सुजाता जी को टोकते तो वो आंख दिखाने लगती। बेचारी नीता इस घर में किसी से कुछ कह ही नहीं सकी और अब पेट में पल रहे बच्चे के कारण सब सहना पड़ रहा था। इस बच्चे के होने से पहले भी जाने सास के खूब ताने बर्दाश्त किए थे। 2 महीने बाद से ही सुजाता जी पोते के बारे में सवाल करने लगी थी। अरे, पहले साल में हो जाए तो अच्छा होता है, वरना 10 साल लग जाएंगे। पड़ोस की बहू तेरे साथ ही आई थी और उसके महीने शुरू हो चुके हैं, तू जाने क्यों देर लगा रही है। शादी के शुरू में तो सुजाता जी ने उसके घर से आए हर सामान के ताना देकर उसे नीचा दिखाया। अरे, ये कैसे बर्तन दिए हैं तेरी माँ ने, इतने हल्के, इतना सस्ता ही देना था, सब तो दिया ही क्यों। एक दिन फ्रिज खराब हो गया तो सुजाता जी ने घर को सिर पर उठा लिया। अरे, इस फ्रिज को इसके घर ही बेच दो, एक भी सामान ढंग का नहीं दिया इसके बाप ने। दुनिया को तो दहेज दिखाकर दे दिया, लेकिन दिया तो सब लोकल है। फ्रिज लाइट के बोल्ट बिगड़ने के कारण खराब हुआ था। जब बिजली वाले ने ऐसा बताया तो रघुनाथ जी ने कहा, तुम खामखा ही 3 दिन से नीता के पीछे पड़ी हुई थी, कमी फ्रिज की नहीं, वोल्टेज के कारण ऐसा हुआ था। सुजाता जी ने कहा, हाँ हाँ पता है मुझे, तुम्हें तो यही मौका चाहिए था जिससे बहू को हिमायत कर सको। जब तुम्हारे भाई मेरे साथ गलत व्यवहार करते थे तब क्यों नहीं बोले तुम। रघुनाथ जी ने कहा, कोई गलत नहीं था, गलती तुम्हारी थी, वो तो बस इस पर प्रतिक्रिया देते थे। सुजाता जी रोककर कहती, कर लो बहू के सामने मेरी बेइज्जती, और रघुनाथ जी को इस कारण शांत रहना पड़ता। संजय फिलहाल तो एक प्राइवेट नौकरी से काम चला रहा था, लेकिन इसकी कोशिश एक सरकारी नौकरी पाने की थी। उसके पापा आर्मी से रिटायर थे, सिद्धांतों पर चलने वाले थे। रघुनाथ जी झूठ के खिलाफ और अनुशासन पसंद थे। उन्हें बहुत खराब लगता था कि एक सिद्धांतवादी होते हुए भी अपने ही घर में उनके सिद्धांत माने नहीं जाते थे और वो गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते थे। सुजाता जी का बार बार पर नीता पर बिगड़ना उन्हें कतई पसंद नहीं था, लेकिन सुजाता जी रोने का नाटक करके गलती थी और कहती थी कि बहू क्या आई, जब से हर बात पर उसका ही पक्ष लेते हो। अब तो घर में कामिनी भी आ चुकी थी। बाहर सब समोसे खा रहे थे, तभी नीता के कान में कामिनी की आवाज़ पड़ी, अब तो 1 महीना रहकर जाऊंगी, बेटे को तो तैर संभाल ही लेती है, वैसे भी 9वीं क्लास में है, अब माँ की क्या ज़रूरत। नीता की डिलीवरी के 5 महीने बचे थे और ये सुनकर उसकी बेचैनी बढ़ती गई थी। कामिनी रोज़ कहती, मम्मी मैंने तो कह दिया भतीजे के होने पर गोल्ड चेन ही लूँगी, बल्कि आपको राघव को भी देनी पड़ेगी। सुजाता जी कहती, नीता अपने घर की बड़ी बेटी है तो कहोगी मिल जाएगा, आखिर उनका भी तो नवासा आएगा। इसे सुनकर नीता की सांस अटक जाती थी, क्योंकि उसके पिता की इतनी हैसियत ही नहीं थी कि सबके लिए चैन दे सकते, लेकिन बेटी ना हो जाए ये भी डर था, क्योंकि इसके बाद जीवन भर सास के ताने मिलने वाले थे। सुजाता जी को तो भरोसा था कि बेटा ही होगा। ये सब सुनकर नीता परेशान रहती और उसकी तबीयत खराब होने लगी। मन में कहती कि अगर बेटी हो गई तो क्या होगा, ये तो मेरा जीना मुश्किल कर देगी। कामिनी दिन भर नीता से काम कहती और नीता इसे बैठे बैठे खाने को देती। रघुनाथ जी कहते, अरे कामिनी बेटा, माना कि तुम्हारा मायका है, मगर भाभी की हालत देखो, बल्कि तुम इसकी सेवा किया करो। सुजाता जी ने आंख दिखाकर कहा, भाभी और ननद के बीच में बोलने वाले आप कौन होते हैं, और ये औरतों की बातें हैं, आप इनसे दूर ही रहिए।
बेचारी नीता ने 5 महीने बड़ी मुश्किल से बिताए। एक दिन आधी रात को नीता को बेतहाश दर्द उठा तो सुजाता जी ने कहा, डिलीवरी का टाइम आ गया है, संजय इसको अस्पताल ले चल। उधर नीता के दिमाग में सास सुजाता जी की बातें गूंज रही थी। अब मेरा पोता मेरे हाथों में आएगा, मेरे तो पोता ही होगा। नीता की हालत बिगड़ रही थी, वो जोर जोर से सांसें ले रही थी। रघुनाथ जी कह रहे थे, अरे नीता बेटा, खुद को संभालो, हिम्मत रखो। ऐसे वक्त में भी सास अपने पोते को गूं रही है। जैसे ही नीता को लेकर सब हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने जल्दी से इसे ओटी पहुंचा दिया और सबसे बाहर इंतजार करने को कहा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, देखिए उनका बीपी काफ़ी हाई है, खून बह रहा है, आप सब्र रखिए। कहकर डॉक्टर वापस अंदर चली गई और सबके चेहरे और टेंशन नज़र आने लगी। नीता की मम्मी पापा भी आ चुके थे और बस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि बच्चा और उनकी बेटी दोनों सही सलामत रहे। लेकिन अंदर डॉक्टर बहुत टेंशन में थे और हर संभव कोशिश कर रहे थे कि मां के साथ बच्चे की भी जान बच जाए। नीता की सांस जोर जोर से चल रही थी। कुछ देर बाद नर्स ने आकर संजय से एक पेपर साइन करवा लिया, जिसके अनुसार अगर दोनों में से एक को भी कुछ होता तो बाकी जिम्मेदारी डॉक्टरों या अस्पताल की नहीं थी। नीता की मां उसके पापा से लिपट कर रोने लगी थी। वो उन्हें धीरज बंधा रहे थे। काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिर दोनों बच गए। अभी नीता बेहोश ही थी और कोई उससे नहीं मिल सकता था। सुजाता जी इस इंतजार में थी कि कब डॉक्टर बाहर आकर पोते की खबर दे। नर्स बाहर आई तो संजय के साथ साथ नीता के माता पिता और ससुर से पूछा, नीता कैसी है? लेकिन सुजाता जी और कामिनी ने पूछा कि क्या हुआ है, लड़का या लड़की? सब उनका चेहरा देखने लगे। नर्स लड़की कहकर चली गई तो सुजाता जी का चेहरा उतर गया। ये सुनते ही सुजाता जी का मूड खराब हो गया और वो माथा पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई। रघुनाथ जी ने धीरे से पास जाकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? बहू मरते मरते बची है और तुम्हें पोते पोती की पड़ी है। उधर संजय ने अपने ससुर को गले लगाकर बधाई दी, लेकिन जैसे ही वो माँ के पास आया तो वो जोर से बोल पड़ी, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, लड़की ही तो हुई है। रघुनाथ जी ने सुजाता जी का कंधा दबाकर कहा, अरे सुजाता, शर्म करो कुछ, लड़का लड़की सब बराबर है, कोई किसी से कम नहीं होता। सुजाता जी लाल आंखें करती हुई बोली, होते होंगे, लेकिन खानदान तो लड़के से ही चलता है। मैं पहले ही कहती थी कि ध्यान रखे, खट्टा ना खाए, मगर नहीं, वो किसी की कहाँ सुनती है, महारानी जो है। रघुनाथ जी ने तपाक से कहा, सुजाता, पढ़ी लिखी होकर ये मूर्खता भरी बातें मत करो। मगर रघुनाथ जी इसके आगे कुछ ना कह पाए और अस्पताल के बाहर चुप रहना ही सही समझा। कुछ दिन बाद नीता घर आ गई और जैसे ही नीता घर आई तो एक खुशखबरी और मिल गई। संजय की सेल टैक्स विभाग में नौकरी मिल चुकी थी, को बैंक में नौकरी मिल गई थी। रघुनाथ जी बहुत खुश हुए और सुजाता जी से कहने लगे, देखो कितनी लकी है हमारी राजकुमारी, इसके भाग्य से ही संजय को ये सरकारी नौकरी मिली है, नहीं तो कब से ये कोशिश ही कर रहा था। सुजाता ने कहा, भाग्यवान नहीं, बल्कि अब तो बस इसके लिए ही कमाना पड़ेगा। संजय को लड़का होता तो कुछ बनता, बुढ़ापे का सहारा बनता और उसकी शादी में दहेज भी आता और इसके लिए दुनिया भर का दहेज जोड़ लीजिए। अब बेचारा मेरा संजय कमा कमा कर थक जाएगा। रघुनाथ जी ने कहा, भले तुमने लिया होगा दहेज, लेकिन हम तो दहेज नहीं देंगे, बल्कि अपनी पैरों पर खड़ी हुई गुड़िया देंगे। सुजाता जी का पारा हाई हो गया। अब तो सुजाता जी नीता को बात बात पर लड़की के ताने देने लगी थी। नीता अकेले में खूब रोती रहती, ना तो संजय से कुछ कह पाती और दूसरी तरफ सहना भी दुश्वार हो गया था। नीता को कभी कभी रघुनाथ जी अकेले में समझाते रहते थे। बेचारी नीता ससुर जी की दी हिम्मत के सहारे सब सहती रहती। सुजाता जी ने कभी बच्चों को गोद में नहीं लिया, इसे कभी लाश फड़कने तक नहीं देती थी। रघुनाथ जी इस पर खूब प्यार लुटाते थे।
बच्ची जब 1 साल की होने को आई तो उसका जन्मदिन मनाने की बातें होने लगी। सुजाता जी ने कहा, लड़कियों का भी कभी जन्मदिन मनाया जाता है, जो इसकी इतनी तैयारियां कर रहे हो। रघुनाथ जी तो खुशी से उसकी तैयारियों में जुटे हुए थे। उन्होंने सुजाता जी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। सुजाता जी ने एक दिन कह भी दिया कि क्यों इतना फालतू खर्चा करने में लगे हो। राकेश जी ने झट से कहा, एक औरत होकर तुम्हें ऐसा कहते शर्म क्यों नहीं आती। सुजाता जी ने गुस्से में कहा, ये सब लड़कों के लिए ही अच्छा लगता है। सुजाता जी इतनी बड़ी बात कह गई थी, लेकिन रघुनाथ जी मूड खराब करना नहीं चाहते थे। वो खामोशी रहे। शाम को घर में पार्टी थी और काफी लोगों को बुलाया गया था। नीता के घर उसके परिवार को भी आना था। कामिनी तो पहले से ही आकर जम गई थी। नीता ये सब देखकर बहुत खुश थी, लेकिन सास के गुस्से के कारण बेचारी अपनी खुशी छुपा रही थी। केक काटने के बाद नीता के पिता ने सभी को महंगे गिफ्ट दिए, जिन्हें देखकर सुजाता की आंखें फटी रह गई। सुजाता जी ने सबकी नजर बचाकर जब उपहार खोलकर दिखाया तो सोने की चैन देखकर आंखें खुली रह गई। मगर रघुनाथ जी ने पीछे से आकर कान में कहा, बेटी के बर्थडे की खुशी में तुम्हें चैन मिली, अब बुरा नहीं लग रहा तुम्हें? तुम्हें तो बेटियों के लिए कुछ करना ही पसंद नहीं। सुजाता जी ने उन्हें घूरकर देखा और कहा, पोता तो पोता ही होता है, चैन से वो पोता तो नहीं बन जाएगी। जाने कहाँ से इसका बाप ये चैन लाया होगा, इतनी हैसियत तो नहीं है इसकी। अब भी सुजाता के शब्द रूखे ही थे, जिस पर रघुनाथ जी को बहुत गुस्सा आया। लेकिन उन्हें हमेशा से पता था कि सुजाता कभी सुधरने वाली नहीं है, तो वो चुप्पी साध कर निकल गए। कुछ दिन में संजय का ट्रांसफर कर दिया गया। नीता का तो रो रो कर बुरा हाल था। कम से कम इसके प्यार के सहारे सास के शब्द तो भूल जाती थी। नीता ने साथ जाने की जिद की तो संजय ने कहा, नीता अभी वहाँ परिवार के रहने का इंतजाम नहीं है, सब देख लेता हूँ, फिर तुम सबको बुला लूंगा। लेकिन संजय के जाते ही सुजाता ने नीता के साथ बेहद बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। बच्ची को जरा जरा बात पर डांट देती और मौका मिलते ही उसे मारने भी लगती। उसे घर का कोई सामान छूने ना देती। कहती कि क्या कभी तेरी माँ ने भी ये सब देखा है। नीता सास के खौफ से उसे हमेशा कमरे में बंद ही रखती थी। बच्ची को दादा और माँ का प्यार ही मिल रहा था। दादी तो उसे हमेशा गुस्से में ही देखती थी। एक बार नीता को किसी जरूरी काम से जाना था, तो वो बच्ची को उसके दादाजी के साथ छोड़कर चली गई। बच्ची रघुनाथ जी के साथ ड्राइंग रूम में खेल रही थी और सुजाता जी टीवी देख रही थी। बच्ची से खेल खेल में एक खिलौना टीवी की स्क्रीन पर जा गिरा, जिससे टीवी चलते चलते बंद हो गया। सुजाता जी ने ना आओ देखा ना ताओ और बच्ची को मारने लगी। रघुनाथ जी उसे छुड़ाते रहे, मगर सुजाता जी को जैसे आज कोई मौका मिला था। बच्ची दहाड़े मार मार कर रो रही थी, लेकिन सुजाता जी के दिल पर जरा सा भी असर नहीं हो रहा था, ना ही दया आ रही थी। एक औरत में इतनी ममता तो होती है, लेकिन सुजाता निम्रता से उसे पीट रही थी। अंत में रघुनाथ जी ने एक जोरदार थप्पड़ सुजाता जी को मार दिया। बच्ची को छुड़ा लिया और अंदर ले जाकर सीने से लगाकर उसे चुप कराने लगे। बच्ची बहुत डर गई थी और इतनी मार खाकर आसानी से चुप भी नहीं हो रही थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से उसे चुप करवाया। अभी बच्ची ज्यादा बोल नहीं पाती थी। रघुनाथ जी को लग रहा था कि कहीं नीता को पता न चल जाए, लेकिन जब तक नीता वापस लौटी तब तक बच्ची शांत तो हो चुकी थी, मगर उस दिन के बाद से वो सुजाता जी को देखने ही कांपने लगती थी। मगर रघुनाथ जी ने सुजाता जी को हड़का दिया था कि अगर उन्होंने बच्चे दोबारा हाथ भी लगाया तो वो चुप नहीं रहेंगे और नीता को संजय के पास कैसे भी भेज देंगे। मगर फिर भी सुजाता जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। एक बार संजय 1 महीने की छुट्टी पर घर आया और परिवार बेहद खुश था। बच्ची अपने पापा से ही चिपकी रहती थी। नीता की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। सुजाता जी नीता और संजय को साथ देखते ही काम में लगा देती थी। दोनों को साथ रहने का मौका मिलने ही नहीं देती। पूरे दिन के इंतजार के बाद नीता संजय से रात को ही बात कर पाती थी
उसने कहा भी कि इस बार उसे भी साथ ले चलें और इस बीच उसके पिता ने भी कई बार उससे नीता को साथ ले जाने को कहा तो सुजाता जी ने बीच में पड़कर कहा, अरे ये जाकर क्या करेगी, सास ससुर का ख्याल कौन रखेगा। तो संजय ने भी कहा, पापा आप लोगों को भी तो यहाँ जरूरत है, मैं तो अपना ख्याल रख लूँगा, लेकिन आप लोगों का कौन रखेगा। संजय नीता को छोड़कर लौट गया। सुजाता जी उसके जाते ही फिर उसी बर्ताव से नीता को तंग करने लगी। उसे अपनी बेटी पर हर वक्त नज़र रखनी पड़ती थी, क्योंकि सुजाता जी नन्ही सी पोती को एक आंख नहीं देखना चाहती थी। एक दिन सुजाता जी ने बड़बड़ाते हुए कहा, बेटा तू दूर चला गया और बहू किसी ढंग की नहीं, जाने कब मुझे पोता देखने को मिलेगा। मेरा बस चले तो मैं इसको हमेशा के लिए मायके भेज दूं, कोई सुंदर सी बहू ले आऊं, कम से कम एक लड़का तो पैदा करेगी। रघुनाथ जी ने ये सुनते ही कहा, किस मिट्टी की बनी हो तुम सुजाता, तुम भी तो एक औरत ही हो, शुक्र करो कि वो खामोश रहकर तुम्हारे अत्याचार सहती रहती है और मुंह से उफ तक नहीं करती, संजय से कभी तुम्हारी शिकायत भी नहीं करती। सुजाता जी तुनकते हुए बोली, अच्छी तब होती जब पोता दे देती। सुजाता जी रघुनाथ जी को बेतुके जवाब देने लगी। रघुनाथ जी तमतमाते हुए बोले, खामोश हो जाओ सुजाता, लड़का क्या मर्जी से पैदा होता है, एक पल को भी बेटे के साथ बहू को चैन से बैठने तक नहीं देती हो तुम। सुजाता जी रघुनाथ जी को इतने गुस्से में देखकर बोली, मैं सब समझ रही हूँ कि तुम मेरे पीछे पड़े हो, बहू तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है, आखिर बात क्या है। तभी बाहर से कामिनी की आवाज आई, बात क्या होगी मम्मी, पापा को बहू इतनी प्यारी है, उसके खिलाफ कुछ सुनने को इनके कानों में दर्द हो जाता है। तभी नीता भी मंदिर से वापस आ गई। घर का तनाव भरा माहौल देखकर वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई तो पीछे से कामिनी ने कहा, देखो कैसे महारानी अंदर चली गई, मम्मी इसने तो घर पर और पापा पर कब्जा कर रखा है। रघुनाथ जी ने कहा, शर्म कर बेटा, बाप के बारे में ये सब कहे में जरा शर्म नहीं आ रही है। वो कहकर बाहर चले गए। कामिनी फिर से कुछ दिनों के लिए घर में आ चुकी थी और उसने फिर अपनी माँ के कान भरने शुरू कर दिए थे। जब भी वो नीता को फोन पर बातें करते देखती तो बातें सुनने की कोशिश करती। अगर संजय का कॉल होता तो फोन मांगकर खुद बात करने लगती। रात को भी उसके कमरे में सोने लगी थी, जिससे नीता संजय को कुछ बता ना पाए। एक बार उसने नीता की बेटी को स्टोर रूम में बंद कर दिया। बेचारी जोर जोर से चीख रही थी और किसी को आवाज नहीं गई। जब नीता ने उसे सारे घर में नहीं मिली तो घर के पीछे स्टोर रूम तक ढूंढने गई। वहां उसके रोने की आवाज आ रही थी। उसने उसे जल्दी से बाहर निकाला और सीने से लगा लिया। पूछने पर उसने कहा, बुआ ने कमरे में डॉल लेने भेजा था, फिर कमरा बंद हो गया। उसे समझ आ गया कि दीदी ने ही उसे कमरे में बंद किया है। अब वो और भी ध्यान रखने लगी। दोनों माँ बेटी उसे सताने की फिराक में रहती थी। एक दिन संजय का फोन आया तो नीता किचन में होने के कारण सुन नहीं पाई। कामिनी ने नीता का फोन उठा लिया तो संजय ने कहा, दीदी नीता से कह देना कि वो 2 दिन बाद मैं आ रहा हूँ, वो मेरे साथ आने के लिए तैयार रहे। इधर बेबी का और स्कूल एडमिशन भी करवाना है। जैसे ही सुजाता जी को ये पता चला तो उनका पारा हाई हो गया। अच्छा, पाल पोस कर बेटे को हम बड़ा करें और ये महारानी मजे करे, इसको मैं जाने ही नहीं दूंगी, वरना एक बेटी और पैदा करके रख देगी। इन दोनों को अलग ही रखना पड़ेगा। रघुनाथ जी और नीता को संजय के आने के बारे में पता ही नहीं था। कामिनी ने नीता के फोन में संजय का नंबर ब्लॉक कर दिया। उस दिन सब शाम को चाय पी रहे थे। तभी नीता ने आकर रघुनाथ जी से कहा, पापा जी लीजिए, आपके लिए आपकी फेवरेट नमकीन बनाई है। सुजाता जी ने उसे घूरा और कहा, मैं सब समझ रही हूँ, तू जब देखो इनके आगे पीछे घूमती रहती है, कभी मेरी पसंद का कुछ बनाया है। रघुनाथ जी ने कहा, पागल हो गई हो क्या, कुछ भी बोलती जा रही हो। सुजाता जी ने कहा, आपको तो पता ही नहीं चल रहा है ये आप पर क्या जादू कर रही है। लाइए इधर दीजिए ये नमकीन, लगता है
तेरे माँ बाप ने तुझे दूसरे के पतियों को रिझाना ही सिखाया है, इसीलिए इन्हें तेरा ही ख्याल रखता है। जब देखो तेरी हिमायत करते हैं। रघुनाथ जी से सुना ना गया और उन्होंने कहा, मुझे माफ करो सुजाता, तुम बेशर्म हो, तुम्हारे मुंह नहीं लग सकता, कहकर वो बाहर निकल गए। मगर आज नीता के सब्र का बांध टूट गया। वो जोर से बोली, मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसे इल्जाम लगाने से पहले कुछ तो सोचती। अरे वो पापा हैं, नीता कहकर रोने लगी। कामिनी ने कहा, अब नाटक बंद करो भाभी, सब समझ आता है। सुजाता जी ने कहा, अच्छा तो तू कुछ भी करती रहे और मैं तुझे कुछ कह भी नहीं सकती। नीता ने कानों पर हाथ रखकर कहा, मम्मी जी चुप हो जाइए, ये सब मैं नहीं सुन सकती। सुजाता जी ने गुस्से में कहा, अच्छा मुझे धमकी देती है, और ऐसा कहते हुए नीता को थप्पड़ मार दिया। नीता गाल पर हाथ रखकर सास को देखने लगी तो सास ने कहा, ऐसे घूरने की जरूरत नहीं, समझी? और सुना नहीं जाता तो अभी निकल यहाँ से। सुजाता जी और कामिनी दोनों मिलकर नीता को घर से जाने के लिए कहने लगी। नीता ने कहा, पहले पापा को आने दीजिए। तो सास ने कहा, खबरदार, जो मेरे पति का नाम लिया तो इससे तो कहीं डूब मर। नीता का दिल भर आया, इतने गंदे इल्जाम लग रहे थे, ऐसे में कैसे एक पल भी रुक जाती। वो तुरंत घर से चली गई। आधे घंटे बाद रघुनाथ जी घर आए तो नीता को ना पाकर घबरा गए। 2 घंटे देखते रहे और फिर उन्होंने यूं ही उसके मायके फोन किया तो उसके पिता ने उल्टे उनसे ही नीता के बारे में पूछ लिया और समझ गए कि नीता मायके तो नहीं गई है। उन्होंने सुजाता जी से पूछा तो उन्होंने कहा, अब भी उसकी याद आ रही है। रघुनाथ जी का हाथ सुजाता जी पर उठते उठते रह गया। बहुत देर तक वो सोफे पर बैठते सोचते रहे। बार बार सुजाता जी के कहे शब्द उनके कानों में गूंजने लगे। फिर अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। वो इतने में नीचे गिर पड़े। कामिनी ने देखते ही उन्हें उठाने की कोशिश की, मगर वो बेहोश हो गए। उन्हें होश में लाने की बहुत कोशिश की, मगर कोई फायदा ना हुआ और अस्पताल ले जाना पड़ा। उधर नीता बार बार मायके जाने से डरने लगी। सोचने लगी कि अगर घर गई तो पापा से क्या कहेगी कि उसकी सास ने उस पर कितने गंदे इल्जाम लगाए हैं। संजय तो इस बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं, मगर अब कैसे बताऊं उनको, कहीं वो घबरा ना जाएं। फिर मन ने कहा, नीता तुझे अपने पिता से मदद लेनी ही होगी, वही संजय को समझाकर तेरी मदद कर सकते हैं। नीता चुपचाप घर चली गई। बच्ची के साथ नीता को अचानक ऐसे आया देख सब चौंक गए। नीता से रहा ना गया और उसने कुछ नहीं छुपाया। सब सुनने के बाद पिता ने कहा, मैं संजय से बात करूंगा। उन्होंने संजय को फोन लगाया, मगर संजय का फोन नहीं लगा। वो घर आ रहा था और ट्रेन में था। अगले दिन संजय घर आ गया और घर पर ताला लगा देखकर चौंक गया। पड़ोसी ने बताया कि आपके पिताजी बीमार हैं। संजय घबरा गया और जल्दी से संजय हॉस्पिटल पहुंचा तो जाते ही पापा से लिपट गया। रघुनाथ जी बेहोश थे और सुजाता जी पास में ही बैठी थी। संजय ने जाते ही कहा, किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? जाने क्यों नीता का फोन भी नहीं लग रहा है। दीदी जरा उसका नंबर लगाकर देना। कामिनी ने कहा, वो तो मेरा फोन भी नहीं उठाती है। कामिनी ने तो सबके नंबर नीता के फोन से ब्लॉक कर रखे थे, जिसकी खबर नीता को नहीं थी। संजय के पूछने पर कि पापा बीमार कैसे हो गए तो कामिनी ने कहा, यूं ही बीपी लो हो गया है। तभी कामिनी के पास किसी पड़ोसी का फोन आया और उसने कहा, आपके घर तो पुलिस आई है। संजय ने माँ और दीदी को हैरानी से देखा तो वो दोनों नजर झुकाए बैठी थी। संजय को किसी ने कुछ नहीं बताया। वो डरता हुआ जल्दी से घर गया तो देखा कि पुलिस के साथ नीता और उसके पापा खड़े हैं। नीता के पापा ने संजय के सामने सारी बात बताई तो संजय के होश उड़ गए। नीता ने संजय से कहा, संजय ये सब सच है, लेकिन मैं खुद भी पुलिस के पास नहीं गई। ये तो मेरे पापा ही नहीं माने और तुम्हारी मम्मी के खिलाफ पुलिस को ले आए। पापा भी टेंशन में बीमार हुए हैं। संजय ने किसी तरह से अपने ससुर को मनाया और पुलिस को रादफा दफा करके अस्पताल पहुंचा। पापा जागे हुए थे।
संजय को देखते ही उससे लिपट कर रोने लगे। बोले, सुजाता ने सारी हदें पार कर दी संजय, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। तुम नीता को ले जाओ, मैं कहीं और रह लूंगा, लेकिन अब इस औरत को अकेले ही सड़ने दो। संजय को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस समय पापा की सेहत के लिए चुप रहा। 2 दिन बाद रघुनाथ जी ठीक लग रहे थे। संजय ने पापा को घर लाकर कहा, पापा, मैं आप और नीता कल चल रहे हैं। कल शाम को ट्रेन है। कपड़े सामान वगैरह पैक कर लीजिएगा। इसके बाद घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सुजाता जी मौका ढूंढ रही थी कि कुछ बात कर सके, मगर संजय कमरे से बाहर ही नहीं निकला। कामिनी ने कहा, मम्मी, मैं तो घर जा रही हूँ। आपके दामाद जी कब से फोन कर रहे हैं, कुछ जरूरत हो तो बता देना। कामिनी अपना पल्ला छुड़ाकर जा चुकी थी। अगले दिन शाम तक सारा सामान पैक हो चुका था। शाम को जब पिता और पत्नी को लेकर संजय जाने लगा तो सुजाता जी ने रोककर कहा, बेटा, एक बार तो मेरी बात सुन ले, मैं तुझे सब बताती हूँ। संजय ने कहा, मम्मी, इतना होने के बाद अब क्या होना बाकी रह गया है। पापा की आंखों के आंसू झूठे तो नहीं हो सकते ना, और नीता के पापा भी यूं ही तो पुलिस लेकर नहीं आएंगे। पड़ोसी को भी सब पता है आपके बारे में। अब आप अकेले रहिए यहाँ। ज्यादा ही चाह थी ना पोते की। मैं अपने परिवार और अपनी बच्ची को साथ लेकर जा रहा हूँ, आप रहिए अपने दिखावे में। सुजाता जी खूब रोई और गिड़गिड़ाई। सबके सामने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, मगर संजय पर कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, मेरे पापा की जान बच गई, यही बहुत है। आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नीता से मेरा तलाक करवाना चाहती थी, क्या यही थी आपकी समझदारी। सब चले गए और सुजाता जी अकेली रह गई। उन्होंने रोते हुए कामिनी को कॉल किया तो उसने कहा, मम्मी, आप यहाँ आओगी तो ये बुरा मानेंगे। हमारे इधर माएँ बेटी के घर नहीं रहती। आप आई तो मेरी सास मुझे बहुत सुनाएगी, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। सुजाता जी के हाथ अब कुछ ना बचा था। ये वही बेटी थी जिसके लिए उन्होंने अपनी बहू को इतना सताया था। अपनी करनी को तो अब भुगतना ही था। उन्होंने नीता के घर फोन करके माफी मांगी तो उन्होंने कहा, बहन जी, आओ आश्रम चली जाएं, खाना बिस्तर कपड़े सब मिल जाएगा, मगर माफ कीजिएगा, मैं तो आपको अपने घर में नहीं रख सकता। अब सुजाता जी अकेली थी, कोई साथ नहीं था। सब कुछ अपनी गलत सोच और बर्ताव के कारण हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।